गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस टू ऑल द इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस दे दिए थे मगर उसके सॉल्यूशंस नहीं दिए थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, 1 या 2 दिन का टाइम आपके पास है। तो आप उसके एक सोल्यूशन ढूंढोगे, फिर उसको याद करोगे, फिर आप पेपर में प्रेजेंट करके आओगे। ये सब चीज़ें जो है इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। वन शॉट रिवीजन मैंने सभी ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के दे दिए हैं, तो उसको देखो और क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वन शॉट रिवीजन देख सकते हो। अब देखिए, थ्योरी क्वेश्चंस का वेटेज जैसा कि आप लोग जानते हो 30 मार्क्स का करीब करीब आप लोगों का पेपर में आता है। 90 मार्क्स का आपका टोटल एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है, इसमें से आप लोगों को 40% पास होना पड़ता है। 40% मार्क्स के लिए कितना होता है? 36। एटलीस्ट अगर 30 में से 30 मार्क्स का जो थ्योरी आता है उसमें से अगर आप 25 मार्क्स भी यहाँ पे स्कोर कर लेते हो तो आप लोगों को 11-12 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए। तो इतना मैंने वन शॉट रिवीजन वगैरह इतना समझा दिया है कि आप लोग एटलीस्ट 20 मार्क्स तो वहाँ से स्कोर कर सकते हो। 20 + 25 कितना हो जाएगा? 45। पास होने के लिए कितना चाहिए? 36। आपके आगे 45। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा और प्रेजेंटेशन के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप एग्जामिनेशन में देने जा रहे हो तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं आंसर्स को इसी तरीके से लिख के आ जाना। पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशियल बिटवीन CRR एंड DRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डिफरेंस। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है 3 कॉलम्स में। सबसे पहले आ जाएगा पर्पस। CRR क्यों क्रिएट करते हैं? CRR इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। DRR का मतलब क्या होता है? DRR बहुत ही स्पेसिफिक रिजर्व होता है। ठीक है, इसको सिर्फ रिडेम्पशन के लिए ही यूज कर सकते हैं, वो भी डिवेंचर के। इट इज क्रेडिटेड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्वांटम मतलब कि कितना आपको CRR या DRR बनाना होता है। क्वांटम की बात करें, इट इज क्रिएटेड विद द फुल अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट यूटिलाइज्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ रिडेम्पशन और बाईबैक। यहाँ पर को और होना चाहिए, या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा या तो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा। DRR की बात करें, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ DRR, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। 25% से कम नहीं होना चाहिए, 25% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? CRR को अब यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। DRR को यूज़ कैसे कर सकते हैं? द बैलेंस ऑफ DRR इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विच कैन बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। विथड्रॉल, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद ही आप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, सीधा DRR में से आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। विथड्रॉल, it can be only be used at a time of issue of fully paid bonus shares. DRR cannot be used for any other purpose except for at the time of redemption. सिर्फ redemption के टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, जो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट है उसको आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो DRR का अमाउंट है उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। 15% ऑफ DRR टू बी इन्वेस्टेड अप टू 30th April ऑफ द ईयर इन विच डिबेंचर्स आर मच्योर्ड। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो पार्ट्स में आने वाली है, करीब 3 या 4 पार्ट्स होंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। आपको याद हो जाते हैं आंसर्स तो ठीक है, नहीं होते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है परचेज या नॉन परचेज्ड गुडविल। ये गुडविल वाले चैप्टर में से है। बाय द वे, गुडविल का और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मैंने वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी आपको दे दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सोल्यूशन की बात करें, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गुडविल कितनी होती है? एक होती है परचेज्ड, एक होती है नॉन परचेज्ड। नॉन परचेज्ड को बोलते हैं रेज्ड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। पहले बात करते हैं हम लोग परचेज्ड गुडविल की। इट अराइजेज व्हेन द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द एक्वायर्ड एंटिटी एक्सीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। मतलब ये कि वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स टेकन ओवर, मतलब ये कि जब आप किसी कंपनी को परचेज करते हो, किसी बिजनेस को परचेज करते हो, उसके एसेट्स आप लेके जाते हो, उसको लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हो। ठीक है, लाइबिलिटीज़ आप पे ऑफ कर देते हो। इसका अगर एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो आपके एक आ जाता है गुडविल। ठीक है, इसी को कहा जाता है परचेज्ड गुडविल। जितना भी आप ओवर एंड अबव नेट एसेट्स पे करते हो उसको बोला जाता है गुडविल। परचेज कंसिडरेशन रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस
acquired business entity, while the term net assets means the difference between aggregate value of the identifiable assets and liabilities acquired by the company. मतलब assets minus liabilities is equal to गुडविल यहाँ पे कहा गया है. दस द मेन फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल आर एज फॉलोज. परचेज गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? पहला, इट अराइजेज ओनली अपॉन द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी. जब बिजनेस एंटिटी को एक्वायर करते हो तभी ये चीज़ परचेज गुडविल तभी आती है. दूसरा, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द परचेज ट्रांजेक्शन. पॉइंट नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ गुडविल वुड डिपेंड अपॉन द फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट. मतलब ये कि गुडविल जब आप कैलकुलेट भी करते हो ना, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. वन शॉट रिवीजन में मैंने इसको बताया हुआ था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा. पॉइंट नंबर डी, इट कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में अभी आप इसको शो कर सकते हो. नॉन परचेज गुडविल की बात करें, नॉन परचेज गुडविल अराइजेस व्हेन द बिजनेस रेजेस इट्स ओन गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल लोकेशन. या तो उसकी लोकेशन अच्छी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ब्रांड लॉयल्टी, गुड पब्लिक इमेज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड सो ऑन. नॉन परचेज गुडविल का मैं एग्जांपल देता हूँ. आपके एरिया में कोई एक मान लेते हैं शॉप खुली है. किस चीज़ की शॉप खुली है? मान लेते हैं मोमोज़ की. बहुत ज़्यादा चलता है ना आजकल मोमोज़. मोमोज़ की शॉप खुली है. उस बंदे ने कहीं पे भी अपना लोकेशन देखा, अच्छे से मैनेजमेंट किया, लोग खाने जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार खाते जाते हैं, तो ओवर द टाइम उनकी एक लॉयल्टी बिल्ट हो जाती है, उनकी गुडविल बिल्ट हो जाती है कि आपको मोमोज़ खाना है तो हाँ भाई वो वाली शॉप अच्छी है. तो उनकी जो गुडविल बन जाती है, ये होती है इनहेरेंट गुडविल या नॉन परचेज्ड गुडविल. ये खुद से बनानी पड़ती है, ओवर द टाइम ये गुडविल बनती है. नॉन परचेज गुडविल देयरफॉर इज ऑल्सो नोन एज इनहेरेंट गुडविल एंड इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल. द मेन फीचर्स ऑफ दिस गुडविल आर, पहला, इट इज इंटरनली जनरेटेड एंड इन द सेंस दैट नथिंग इज पेड फॉर इट्स एक्विजिशन. सेकेंड, नो कॉस्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट. आपके पास जो सबसे बेस्ट आपके यहाँ पे मोमोज की शॉप होगी, उसकी गुडविल की कॉस्ट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इनहेरेंट है. कोई इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते आप. Point number C, valuation of such goodwill is based on the subjective judgment of the valuer. आप दो वैल्यूअर, तीन वैल्यूअर को लेके आओ, एक ही बिजनेस जो इनहेरेंट गुडविल आपको निकालनी है उसके अलग अलग वैल्यूज वो लोग निकालेंगे. कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आप नहीं निकाल सकते. पॉइंट नंबर डी, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या मतलब बैलेंस शीट में भी आप इनहेरेंट गुडविल को शो नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो अमाउंट आएगा नहीं, अमाउंट नहीं आएगा तो बैलेंस शीट में शो कैसे करोगे. पॉइंट नंबर सी की बात करें, इंटरनल और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में डिफरेंस. देखिए, इसी फॉर्मेट में आपको टेबल बना के सॉल्व करना है. कंसेप्ट, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस इन्वॉल्व इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी. एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स लिक्विडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी. मतलब ये कि नई पुरानी वाली कंपनी को बंद करना है या नई कंपनी टेक ओवर कर लेती है. जबकि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में उसके एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को भी रीअसेस किया जाता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, और उसके बाद जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है. लिक्विडेशन की बात करें, द एग्जिस्टिंग कंपनी इज़ नॉट लिक्विडेटेड. एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट नहीं करते हैं, जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाती है. फॉर्मेशन, मतलब इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, उसी कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाता है, एसेट्स को रीअसेस किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को भी, और उसके बाद उसको प्रॉफिट में लाया जाता है. लेकिन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में नई कंपनी बनाई जाती है. रिडक्शन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है. बाय द वे, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और अमेलगमेशन का मैंने वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हो. अमेलगमेशन पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, उसके लिए थैंक यू. तो और क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में देयर इज़ नो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड द न्यू कंपनी इशूज़ फ्रेश कैपिटल. लीगल पोजीशन की बात करें तो इट इज़ डन एज पर सेक्शन 100 टू 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की बात हो रही है. एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन 494 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. पॉइंट नंबर डी की बात करें, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. हालांकि अमेलगमेशन का वन शॉट रिवीजन भी दिया है मैंने, और उसका जो ये वाली थ्योरी है मैंने उस वीडियो में भी कवर किया था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं. सबसे पहले पूलिंग. पूलिंग मतलब चीज़ों को ग्रुप करना. परचेज और मर्जर के बीच में, सबसे पहले मर्जर की बात करें, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है, आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब कि न्यू कंपनी. दिस इज जेन्युइन पूलिंग.
परचेज के केस में देयर इज नो जेन्युइन पूलिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी मे नॉट बी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी पुरानी कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेके नहीं भी जा सकती है। कुछ एसेट्स को ले जा सकते हैं, कुछ लाइबिलिटीज को ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा लेके जाए, लेकिन मर्जर के केस में उन्हें पूरा लेके जाना पड़ता है। Business. The business of the transferor company is intended to be carried on after amalgamation by the transferee company. और in the case of purchase होता है the business acquired may not be intended to continue. परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं। द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज, यहाँ पे आई एस होना चाहिए, इज डिस्चार्ज ओनली बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको इक्विटी शेयर्स में ही पे आउट करना पड़ेगा, जबकि परचेज के केस में द एंटायर परचेज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी डिस्चार्ज इन इक्विटी शेयर्स। तो जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप इक्विटी ही दो, उनको कैश वगैरह या और कोई सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हो। बुक वैल्यू की बात करते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर आर रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू विदाउट द रिवैल्यूएशन। मर्जर के केस में हमको रिवैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन परचेज के केस में रिवैल्यूएशन होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें। शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द फेयर वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब ओल्ड कंपनी के जो 90% शेयर होल्डर्स हैं वो एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स नई वाली कंपनी में शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, लेकिन परचेज के केस में शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी नीड नॉट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट, देखिए कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। मतलब ये कि कंपनी अमेलगमेट हो रही है, लेकिन अब स्टैट्यूटरी रिजर्व को नई कंपनी में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसका एक प्रोविजन है। तो मर्जर के केस में क्या होता है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट इज नॉट टू बी ओपन फॉर द टेक ओवर बाय द स्टैट्यूटरी ऑफ द amalgamation adjustment is not to be opened for takeover of the statutory reserve। लेकिन जब परचेज का केस आता है तो परचेज केस में लेके जाना पड़ता है। इन द केस कैरी फॉरवर्ड होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व का। इसमें क्या होता है, एक अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो आप जो पुराना कंपनी में स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है उसको नई कंपनी में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। डिफरेंस की बात करते हैं। अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस आ जाता है, जब आप लेके जाते हो सेकेंड एंट्री आपको याद होगा, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू परचेज कंसिडरेशन। एसेट्स या लाइबिलिटीज में से कोई एक साइड ज़्यादा होता है, डेबिट या क्रेडिट अगर होता है तो अगर मर्जर का केस है तो उसमें जनरल रिजर्व आता है, ठीक है। लेकिन अगर परचेज का केस है तो उसमें अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो आपका गुडविल आता है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है आपका कैपिटल रिजर्व आता है। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस है उसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इफ़ सिक्योरिटीज़ में आते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, और शेयर्स में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आ जाते हैं। इफ़ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्राइस higher than the nominal या face value of the security is said to be issued at premium। For example, if the shares of the nominal face value is 100, मतलब 100 रुपये का शेयर है और उसको आप 150 रुपीज़ में इशू करते हो, तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ जो है वो होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। 50 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, ठीक है। The amount of the premium received in cash or otherwise is credited to separate account which is called securities premium account। There is no restriction on companies to issue security at premium of any amount whatsoever। मतलब ये कि कंपनी कितने भी प्रीमियम पे अपने शेयर को इशू कर सकती है। 100 का शेयर वो 150 में कर सकती है या 1000 रुपये का भी इशू कर सकती है। लेकिन द मनी कलेक्टेड थ्रू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन ओनली बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लेकिन आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट को जितना भी आपके पास आया है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही यूज़ कर सकते हो। और वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या क्या है? पहली, इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सेकेंड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो खर्चे रहते हैं उनको राइट ऑफ करना होता है, तो उसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का भी यूज़ कर सकते हो। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन और एनी इशू ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। फोर्थ, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। और फिफ्थ हो जाएगा बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द
एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, शेयर्स को आपको डिस्काउंट पे इशू करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है। द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज एज फॉलोज। सबसे पहला, अ कंपनी शेल नॉट इशू मतलब ये कि लॉ है, ये आप इशू कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब ये कि अगर आपको डिस्काउंट में इशू करना है तो आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। सिर्फ डिस्काउंट में एक केस में इशू होता है, वो होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को कंपनी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में शेयर्स दे देती है। ठीक है, वो ईसॉप के थ्रू। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह उसमें भी रहते हैं। तो आप एम्प्लॉयज़ को तो मार्केट प्राइस पे नहीं दे सकते ना, फिर तो एम्प्लॉय कहेगा कि जब मुझे एम्प्लॉय को यही लगेगा ना कि जब मुझे कंपनी 100 रुपये का शेयर 100 में दे रही है, मार्केट में भी 100 रुपये का मिल रहा है, तो मैं बाहर से खरीद लेता हूँ शेयर, अगर खरीदना हुआ तो मेरा क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे 100 में खरीदने में। तो कंपनी उनको कम प्राइस पे देती है। ठीक है, मार्केट प्राइस से जितना होता है उससे कम देती है। एनी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी शैल बी वॉइड, मतलब ये कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा कोई भी शेयर डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो वो वाइड होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इन केस ऑफ वायोलेशन, अगर आप इस प्रोविजन को वायोलेट करते हो, कंपनी या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रेज्ड फ्रॉम सच इशू, मतलब जितना अमाउंट आपने रेज किया है इस इशू से, और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, आपके पास फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा, या तो जितना अमाउंट आपने इशू करके रेज किया है, ठीक है, आपके पास पैसा आया है, या तो 5 लाख विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से किसी एक की पेनल्टी लगेगी। दूसरा हो जाता है द कंपनी शेल ऑल्सो बी लाइबल टू रिफंड ऑल द मनी रिसीव्ड विद एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। कंपनी ने जितना पैसा रिसीव किया है उसको वापस करना पड़ेगा विथ एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द पर्सन टू होम सच शेयर्स हैज बीन इशूड। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शॉर्ट नोट ऑन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स में भी एक्सप्लेन एज फॉलोज। बेसिकली इनमें डिफरेंस आ जाता है कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में, तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ए, बोनस शेयर्स आर इशूड बाय द कैपिटलाइजिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। बोनस शेयर अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर लेते हैं बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। द राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट कंसेशन इफ मार्केट प्राइस इज मोर बाई इशूइंग न्यू शेयर कैपिटल। ठीक है, पॉइंट नंबर बी की बात करें, द बोनस शेयर्स आर इशूड बाय द टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा पेमेंट फ्रॉम देम। बोनस शेयर्स फ्री में इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। दीज शेयर्स आर इनफैक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड, मतलब ये कि जो इक्विटी शेयर्स को फ्री में आप इशू कर रहे हो बोनस शेयर्स के फॉर्म में, वो एक तरीके से डिविडेंड होता है। राइट शेयर्स हैव टू बी पेड इन फुल बाय द शेयर होल्डर्स। पॉइंट नंबर सी, द राइट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर अ प्राइस। जो राइट शेयर्स आपको मिलते हैं उसका जो राइट होता है वो आप सेल भी कर सकते हो किसी भी प्राइस पे। वाइल देयर इज अ सेपरेट प्राइस फॉर द बोनस वेर इन ओनली बोनस शेयर कैन बी सोल्ड फॉर अ प्राइस। कोई पॉइंट नंबर डी, बोनस शेयर आर इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52, 55 एंड 205 वेर एज राइट शेयर्स आर इशूड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62। पॉइंट नंबर ई, शेयर होल्डर्स आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट राइट शेयर ऑफर। जब कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही करो। कंपनी ने इशू कर दिया तो मतलब आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। दे हैव द ऑप्शन टू रिजेक्ट सच ऑफर वेयर एज शेयर होल्डर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली इंक्रीज व्हेन द बोनस शेयर इज इशूड। लेकिन बोनस शेयर में यह फैसिलिटी नहीं मिलती। बोनस शेयर्स में क्या होता है, कंपनी ने अगर आपको बोनस शेयर दिया, आप उसको रिजेक्ट नहीं करते, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, explain the concept and provision of the underwriting of shares and debentures. Underwriting is a process of issue of shares and debentures in which underwriters and issuer company, मतलब जो कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू कर रही है और कुछ अंडरराइटर्स होते हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द अंडरराइटर give assurance that in event of the shares or debentures not being subscribed by the public or any part, he shall take up the balance। मतलब ये कि अगर कंपनी शेयर्स या डिवेंचर का इशू लेके आई, मान लेते हैं 100 का, 100 शेयर्स या डिवेंचर उसे इशू करना है, पब्लिक ने कितना लिया 80 का, तो जो 20 रिमेनिंग है ये अंडर राइटर अपने कोटा से बाई करेगा। ठीक है, ताकि ये जो इशू है ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड इशू बन जाए। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोविज़न होता है इसका।
अंडर राइटिंग एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शियल अंडर राइटिंग। कंप्लीट अंडर राइटिंग में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ अंडर राइटिंग द होल इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर इज अंडर रिटन। मतलब होल इशू को अंडर रिटन किया जाता है, विच में बी अंडर रिटन बाई एन इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्रीइंग टू टेक अप द शॉर्ट फॉल, टोटल शॉर्टफॉल जितना रहता है इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर बाई टेकिंग कंप्लीट रिस्क। लेकिन पार्शियल में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ अंडर राइटिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द शेयर्स और डिवेंचर इशूड बाय द कंपनीज रिटर्न। मतलब ये कि ऊपर वाले में जो कंप्लीट होता है उसमें होल इशू को अंडर रिटन किया जाता है, पार्शियल वाले में पार्ट को अंडर रिटन किया जाता है। अंडर राइटर्स may be an individual, firm, company, financial institution who agree to take up part of the shortfall of the subscription up to the specified limit and they are concerned with the risk associated with them। जितना अंडर राइटिंग करने के लिए उन लोगों ने बोला है, मतलब 20% अगर उन्होंने कहा है कि हम अंडर राइट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं वो उनके अपने होंगे, कंपनी उसको नहीं झेलने वाली। कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। पहला, कमीशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमको पावर होनी चाहिए अंडर राइटिंग की, ठीक है। दूसरा, कमीशन में बी पेड बाय यूटिलाइजिंग द इशू और द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और बोथ। या तो जो इशू हो रहा है उसमें से जो पैसा आया उसमें से आप अंडर राइटिंग कमीशन दे सकते हो, या कंपनी का पास्ट प्रॉफिट हो सकता है, या इन दोनों को मिला के आप अंडर राइटर्स को पैसा दे सकते हो। रेट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ कमीशन शेल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ शेयर्स 5% ऑफ द इशू प्राइस और एनी रेट ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। शेयर्स के केस में या तो फिर 5% होगा या तो AOA में जो रेट दिया हुआ है इन दोनों में से जो लोअर होगा वो होगा। लेकिन अगर डिवेंचर्स की बात करें तो यह हो जाता है 2.5% और द रेट ऑथोराइज्ड इन द आर्टिकल्स। डिवेंचर्स के केस में 2.5% या तो फिर AOA में जो रेट दिया हुआ है इन दोनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा उनका अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करें, प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शेल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द अंडर राइटर्स। प्रोस्पेक्टस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेम ऑफ द अंडर राइटर, रेट and amount of the commission payable to the underwriter and the number of shares or debenture which have been underwritten. Point number E, a copy of the contract of the underwriting indicating commission payable to the underwriters is delivered to the registrar at the time of delivery of the prospectus of the registration। ठीक है, रजिस्ट्रार मतलब ROC को आपको अंडर राइटिंग का जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इश्यूअर कंपनी और इनके बीच में अंडर राइटर में, यह आपको सबमिट करना पड़ता है किसके पास, ROC के पास। 10, द अंडर राइटिंग कमीशन इज लिमिटेड टू 2.5%, 2.5% शेयर्स के लिए, 5% शेयर्स के लिए, 2.5% डिवेंचर्स के लिए है। फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स रिस्पेक्टिवली द रेट ऑफ कमीशन गिवन अबव आर द मैक्सिमम रेट। इफ द रिप्रेजेंटेटिव कंपनी नेगोशिएट विद द अंडर राइटिंग इट मे पे लोअर रेट ऑल्सो। मतलब ये कि अगर रेट इससे कम अगर नेगोशिएट कर पाते हैं तो इससे कम पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कहीं पे भी पे नहीं होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर लिया और अगले वाली वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। 4 पार्ट्स में वीडियो आएगी, छोटी छोटी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बना के एक्सप्लेन करने की, तो ज़्यादा टाइम ना लगे क्योंकि आप लोगों को पेपर बहुत जल्दी है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़रा सा भी। थैंक यू सो मच।